Good morning, student. This is me, Virender Singh. Or today we are going to discuss chapter 3, Political Science, class 11th, that is election and representation, चुनाव और प्रतिनिधि. और चुनाव और प्रतिनिधि के आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसका कि हम उपयोग करते हैं अपने देश में राज्यसभा के चुनाव के लिए, जिसका उपयोग होता है, दैट इज अडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा, उसके बारे में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. और इसके इलेक्शन सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, एक ओवरव्यू देखेंगे कि राज्यसभा आखिर इसका स्वरूप कैसा है, इसके बारे में आप जानें. आइए मेरे साथ. तो राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ द स्टेट या अपर हाउस के नाम से जानते हैं, किस नाम से? काउंसिल ऑफ द स्टेट या फिर अपर हाउस के नाम से हम राज्यसभा को जानते हैं. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है. इसका जो टर्म है, कार्यकाल है, इट इज 6 years, यानी कि इसका कार्यकाल 6 साल का होता है. बट इसको कंटिन्यूअस रखने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो इस वजह से इसके 1/3 मेंबर्स हैं वो दे रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years. इसके 1/3 सदस्य, राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल बाद में रिटायर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये परमानेंट मेंबर बना रहता है. इसके जो सारे के सारे जो सदस्य हैं वो एक साथ रिटायर नहीं होते. जैसा कि आप जो लोकसभा के हैं उसके बारे में देखते हैं, लोकसभा का टर्म 5 years है, लेकिन वो एक साथ में डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स फुल टर्म, जबकि राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं है. और अगर बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा के सदस्य की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, दैट कैन बी अप टू 250. दैट कैन बी अप टू 250. अगर 250 स्ट्रेंथ है राज्यसभा की एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम बात करें, तो उसमें भी अलग अलग डिवीजन है. अगर 250 स्ट्रेंथ हो सकती है तो 230 members will be elected by this respective state assembly and the rest of the 12 members will be nominated by the president of India. लेकिन क्योंकि आज के दिन राज्यसभा के सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 245 है, तो 245 के अंदर से 233 मेंबर्स वो इलेक्ट होकर आते हैं चुनाव के जरिए. जो विभिन्न प्रांत हैं उनकी असेंबली से चुनकर आते हैं, और बाकी के जो 12 मेंबर्स हैं, जिनको मिला के 245 बनते हैं, वो 12 मेंबर्स आर अपॉइंटेड, आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी कि जो राष्ट्रपति है वो सरकार की सलाह को मानने के लिए बाध्य है. सरकार जिनको नॉमिनेट करने के लिए कहती है, वो राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करते हैं. ये जो 12 मेंबर्स हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट विवरण दिया गया है कि ये किसी भी फील्ड के अंदर डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी होनी चाहिए. चाहे बात करो आर्ट्स के अंदर हो सकते हैं, साइंस के अंदर हो सकते हैं, लिटरेचर के अंदर हो सकते हैं, या फिर सोशल सर्विसेज के अंदर इनके पास में एक्सेप्शनल प्रोफेशनल नॉलेज या इनके पास अनुभव होना चाहिए, तो ही राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करते हैं. तो ये तो हो गया नॉमिनेशन के बारे में. और जो बाकी के जो मेंबर्स हैं, जो राज्यसभा के जो सदस्य चुनकर आते हैं, वो प्रांत की असेंबली उनको चुन के भेजती है. अब प्रांत की असेंबली सभी स्टेट की जो विधानसभा है वो चुन के भेजती है. साथ में 2 और भी यूनियन टेरिटरीज हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली की बात करें, जो अपनी इनका पार्शली आप ये कह सकते हो स्टेटहुड का दर्जा इनके पास है, इनके पास में अपनी विधानसभा है, तो यहां से भी राज्यसभा का सांसद चुना जाता है। दूसरा जो पौडुचेरी है वहां पर भी जो विधानसभा की असेंबली है तो वहां से भी चुन के आते हैं। तो इस तरह से सभी रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली चुनकर भेजती है, और साथ ही में 2 यूटी जिसकी बात हम कर रहे हैं दिल्ली और पडुचेरी, यहां से भी राज्यसभा के सांसद चुन के आते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी सांसद हो सकते हैं किसी स्टेट से। इट डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट, यानी कि जिस स्टेट की जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां से राज्यसभा के लिए सांसद भी ज्यादा नॉमिनेट चुनकर आएंगे, इलेक्ट होकर आएंगे, और जिस स्टेट की जनसंख्या कम है तो ऑब्वियसली वहां से कम चुनकर आएंगे। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो है इलेक्शन का प्रोसेस, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हमें किसी एक विधानसभा को लेना होगा एग्जाम्पल के लिए, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका तो आज क्यों ना हम हरियाणा की विधानसभा को ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो हरियाणा की विधानसभा में देयर आर 90 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हाउ मच बेटा, कितना? 90 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर देयर। और हरियाणा से 5 राज्यसभा के सांसद चुन के आते हैं, लोकसभा के लिए 10 और राज्यसभा के लिए 5 सांसद चुन के आते हैं। अब राज्यसभा के लिए जो सांसद चुन के आते हैं उसका प्रोसीजर क्या है वो आज आप मेरे साथ जानने वाले हैं। तो अब हम मान के चलते हैं कि क्योंकि कभी भी 5 वैकेंसी एक साथ एडजस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1/3 मेंबर्स हर 2 साल बाद में रिटायर होते रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यही प्रक्रिया हरियाणा के लिए भी होगी। तो हरियाणा के सदस्य आज हम मान के चलते हैं कि 2 वैकेंसी वैकेंट है सीट जिसके चुनाव होने वाले हैं, जिससे हम समझने वाले हैं। 2 वैकेंसी एडजस्ट करती हैं, और जो अब हम मान के चलते हैं कंटेस्टेंट जो है वो कितने भी हो सकते हैं चुनाव के लिए। कोई भी आदमी कंटेस्ट कर सकता है, बट ये हकीकत है कि राज्यसभा के चुनाव में पार्टी का बड़ा रोल होता है, एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि जिस रिस्पेक्टिव स्टेट में जिस पार्टी के ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे वहां से जो मेंबर जो कंटेस्टेंट जो राज्यसभा के लिए खड़ा है जिस पार्टी का, उसके चुन के आने की ज्यादा संभावनाएं बनी रहती है। क्योंकि अल्टीमेटली जो विधानसभा में जो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही चुन के राज्यसभा के सांसद को भेजना है जो कंटेस्ट कर रहे हैं राज्यसभा के चुनाव के लिए। तो जिस पार्टी के ऑब्वियसली विधानसभा में ज्यादा सदस्य होंगे वही कैंडिडेट को सपोर्ट मिलेगा उस पार्टी के जो कंटेस्टेंट है और वो चुनकर आएंगे। तो अब हम मान लेते हैं कि वैकेंसी एडजस्ट करती है 2 और कंटेस्टेंट है 5। एक फॉर्मूला है इसको देखने के लिए कि वैल्यू ऑफ वोट्स ईच मेंबर्स है, हर लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के सदस्य की वैल्यू, वोट की वैल्यू को निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज का रूल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए इज 100। हाउ मच? 100। ये बात कर रहे हैं, अभी हम हरियाणा की बात कर रहे हैं कि हर एक एमएलए की वोट का वैल्यू 100 है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो देयर आर 90 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन हरियाणा। तो 90 मेंबर्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के वोट की कीमत होगी 90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगी 9000, यानी कि 9000 वोट्स होंगे हरियाणा के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। अब क्योंकि चुनाव के लिए मुकाबला होना है तो उसके लिए हमें निश्चित चाहिए
कि कितने वोट एक कैंडिडेट को पड़े ताकि हम उसको इलेक्टेड घोषित कर सकते हैं कि ये विजय हो गया है, ही इज डिक्लेयर्ड एज ए विनिंग कैंडिडेट। तो उसका भी एक कोटा निकालने का, यानी कि जीत के लिए जो मिनिमम वोट की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो निकालने का एक फॉर्मूला है। ये है क्योंकि हमारे यहाँ पे 9000 वोट्स है 90 एमएलएस की, और कंटेस्टेंट 2 है, तो 9000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, और इसके बाद में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें +1 कर दिया जाएगा। तो 9000 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं और इसमें +1 करते हैं और जो क्वेश्चन आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो इट विल बी 3001 आएगा। यानी कि इतने वोट्स एक कैंडिडेट को चाहिए हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुनकर आने के लिए, जिसको इतने वोट्स का सपोर्ट मिलेगा, 3001 का वोट्स का सपोर्ट मिलने वाला है, वो कैंडिडेट जीत जाएगा। अब हम बात करते हैं 3000 वोट्स कितने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में होंगे, ताकि हम एक एग्जैक्ट निकाल सकते हैं कि कितने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट को वोट डालेंगे तो हम मान सकते हैं कि भाई ये कैंडिडेट जीत जाएगा। तो ये आएगा 3000 डिवाइडेड बाई 100, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 कैंडिडेट, यानी कि 30 एमएलएस किसी एक कंटेस्टेंट को राज्यसभा के चुनाव के लिए जो मुकाबले में फ्रे के अंदर चुनाव मैदान में है, अगर उसको वोट डालते हैं तो 30 कैंडिडेट के वोट डालने से ही विल बी डिक्लेयर्ड एज अ विनिंग कैंडिडेट। अब क्योंकि हम और इसको विस्तार से समझने के लिए इस प्रोसीजर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हो हमने 5 कैंडिडेट लिए हैं, हमने कहा ना कि 5 कैंडिडेट फ्रे के अंदर है, चुनाव मैदान के अंदर है, वैकेंसी 2 है, तो इन कैंडिडेट का आप नाम मान लीजिए A, B, C, D and E। दीज आर दी 5 कैंडिडेट कंटेस्टेंट चुनाव के लिए जो मैदान में है, और वैकेंसी एग्जिस्ट ओनली 2। अब इनका जो मत पत्र है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को एक बैलेट पेपर, सीक्रेट बैलेट पेपर होता है जिस पर वो अपना प्रायोरिटी दर्ज करते हैं, अपनी प्राथमिकता दर्ज करते हैं। हर एमएलए को 5 कैंडिडेट को जो चुनाव मैदान में है 5 को वोट डालना होता है। 5 के सामने उनको अपनी प्रायोरिटी रजिस्टर्ड करनी होगी कि मेरी तरफ से फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकेंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड इसकी होगी, फोर्थ इसकी होगी और फिफ्थ सबसे लास्ट में इसकी होगी। तो ये एक आपका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक सीक्रेट बैलेट पेपर का एक डेमो है। किस तरह का सीक्रेट बैलेट पेपर होता है, एक तरफ उसमें कैंडिडेट के नाम होते हैं A, B, C, D, E, और दूसरी तरफ इनको जो कैंडिडेट को प्राथमिकता दी गई है, जैसे यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन में सेकंड प्रायोरिटी दी गई है A को, और B को फोर्थ प्रायोरिटी दी गई है, C को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है और D को थर्ड प्रायोरिटी दी गई है। तो एक सीक्रेट बैलेट पेपर है। अब हम किसी एक एमएलए का बैलेट पेपर लेकर जानने की कोशिश करेंगे आगे का प्रोसीजर। तो हमारे पास एक एमएलए का बैलेट पेपर यहां पर प्रस्तुत है, और ये आप देख रहे हो कैंडिडेट A, B, C, D, E। अब इस जो एमएलए ने, जिसका कि नाम हम नहीं जानते हैं, एमएलए 1 इनको नाम दिया गया है, इन्होंने अपना वोट या प्रेफरेंस रजिस्टर्ड किए वो देखते हैं। A को इन्होंने 3rd नंबर पे रखा है, B को इन्होंने 5th प्रायोरिटी दी है, C को इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, यानी कि इनकी नजरों में C सबसे लायक कैंडिडेट है राज्यसभा के चुनाव में जीतने के लिए, और D को इन्होंने 4th प्रायोरिटी दी है और E को इन्होंने 2nd प्रायोरिटी दी है। तो ये तो होगी उसकी प्राथमिकता जो उन्होंने प्रेफरेंस दिया है। अब अगर इसी हिसाब से वोट गिरते हैं, मान के चलो
बाकी कैंडिडेट भी इसी तरह से वोट डालते हैं, तो उसका परिणाम किस तरह से होगा उस पर एक नजर डालते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, राउंड में चलता है, क्योंकि अगर ये निश्चित हो, अगर एक ही मुकाबले में एक ही कैंडिडेट है तो ही विल बी डिक्लेयर्ड विनिंग कैंडिडेट इन अ सिंगल राउंड। क्योंकि यहाँ पर फ्रेम में 5 मुकाबले के अंदर 5 कैंडिडेट है और वैकेंसी 2 है, तो हमको राउंड के अंदर काउंटिंग करनी होगी। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट इस तरह से है तो ए को वोट मिलते हैं जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है ए को, तो उसके मुताबिक ए का जो 20 वोट मिलते हैं, बी को 30 वोट मिलते हैं, सी को 10 वोट मिलते हैं, डी को 10 वोट मिलते हैं और ई को 20 वोट मिलते हैं। तो अगर एक बार इनके रिजल्ट पर नजर डालें तो इससे हमें क्लियर नजर आ रहा है कि बी तो पहले राउंड में ही जीत गया है। ठीक है, बी पहले राउंड का जो रिजल्ट है उसी के अंदर डिक्लेयर हो चुका है विनिंग कैंडिडेट। ठीक है ना, बी ऑलरेडी, तो सेकंड राउंड में बी को जाने की जरूरत नहीं। अब हमें उस कैंडिडेट को देखना होगा या उन कैंडिडेट को देखना होगा जिसके जीतने के चांसेस बिल्कुल कम है, लेकिन हम यहां पर याद रखने वाली बात यह है, हम उसके वोट को इंपॉर्टेंस अभी भी देना चाहते हैं। हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी जीतने के चांसेस नहीं हो, अब वो जो सेकंड प्रायोरिटी उनकी दी है वो नेक्स्ट राउंड में जाके फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगी। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? जो नेक्स्ट राउंड में जो अब, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो इन्होंने ये दिए हैं, सी की फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से तो उसको 10 वोट मिल गए, डी की फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से 10 वोट मिल गए, लेकिन ये तो मुकाबले से ही बाहर जा रहे हैं क्योंकि इनके जीतने के चांसेस ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेकंड राउंड में ले जाएंगे नहीं, सिर्फ ये यहीं पर आउट हो जाएंगे सी और डी, लेकिन इनके जो वोट गिरे हैं उनकी हम सेकंड प्रायोरिटी जरूर देखेंगे कि इन्होंने सेकंड प्रायोरिटी क्या दी है। अब वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगी क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी के तो रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। सेकंड जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगी। अगर उनका हम रिजल्ट देखें तो ये जो वोट है, इसी तरह के जो वोट है, फिर सेकंड राउंड में कौन कौन जाने वाले हैं, इनको सेकंड राउंड में जाने की जरूरत नहीं, बी को बिकॉज शी इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड विनिंग कैंडिडेट, सी को जाने की जरूरत नहीं है ना डी को जाने की जरूरत नहीं है। तो ए और ई आर द 2 कैंडिडेट विच विल गो फॉर द सेकंड राउंड। ठीक है, इसके बाद इनका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये जो इनके वोट हैं, इनके वोट का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है ये भी काफी, या इनके जैसे और जो एमएलएज हैं उनकी सेकंड प्रायोरिटी को देखते हैं तो क्या इंपैक्ट आता है सेकंड राउंड के रिजल्ट के बाद में, उसको देखते हैं। मान के चलिए सेकंड राउंड का रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो एमएलएस ने दी है, पहले ऑलरेडी ए के 20 वोट्स आ चुके थे और ई को भी 20 वोट आ चुके थे। अब हमको जो ये जो कैंडिडेट है, इसके जैसे और अन्य कैंडिडेट है, उनके वोट के ऊपर हमारी नजर है, जिनकी जो सेकंड प्रायोरिटी थी अब वो फर्स्ट में आ गई है, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी को हमने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि उससे उनको उनके जो कैंडिडेट है जीतने का चांस मिला ही नहीं उनको, तो हम उनकी सेकंड प्रायोरिटी को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। ठीक है, इसका ये जो है, इसका नाम ही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, कि हर एक सिंगल वोट भी ट्रांसफर होता है। तो इनके जो सी और डी के जो वोट्स हैं वो हम ट्रांसफर करके लेके जा रहे हैं, या ऐसे और दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके वोट्स जिनकी सेकंड प्रायोरिटी हो सकता है इनके साथ हो। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि जो सेकंड प्रायोरिटी जो कि अब फर्स्ट प्रेफरेंस बन चुकी है, उसमें 10 एमएलएस इनके ए के फेवर में वोट डाल देते हैं और 5 एमएलएस ई के फेवर में डालते हैं। तो ये 20 + 10 होता है 30 और 20 + 5 हो गया 25। तो इसका मतलब ये जो कैंडिडेट है
अभी भी ये जो मैजिक नंबर है दैट इज द 30 को छू नहीं पाया है, जबकि एक में 30 वोट मिल चुके हैं। तो इस वजह से इस मुकाबले में सेकंड राउंड के अंदर ए भी जीत गया है। तो हमें तो सिर्फ 2 ही कैंडिडेट जिताकर भेजने थे। राज्यसभा के लिए हरियाणा से 2 ही सांसद चुने जाने थे। दोनों का रिजल्ट हमारे पास है, इसमें ए और बी चुनकर जा रहे हैं। अगर इसमें भी कोई परिणाम नहीं आते हैं, दोनों को वोट मानो सपोज करो इसको 30 नहीं मिलते हैं, इसके 25 रहते हैं, देन वी विल गो फॉर द थर्ड राउंड। फिर हम बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सेकंड प्रायोरिटी को देखेंगे। और सिमिलरली जब तक कि जितने कैंडिडेट हमको जिताने हैं उतने उनको जो मैजिक नंबर है 30 जो यहाँ पे आया है नहीं मिलता है, तब तक ये प्रोसेस जारी रहता है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और लेकिन हर एक वोट की कीमत है। लोकसभा में हमारे यहाँ पे लोग इतने एडुकेटेड नहीं है, सॉरी, इसको इतने डेवलप कंसेप्ट इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। तो लोकसभा में हमारे यहाँ पर इसको नहीं अडॉप्ट किया गया है। तो होप करता हूं कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ में अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लोकसभा के कैंडिडेट के बारे में, कि लोकसभा में टोटल जो स्ट्रेंथ है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कितनी हो सकती है और करेंटली कितनी है, इसके बारे में हम हल्की से एक चर्चा कर लेते हैं। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की हो सकती है, पहले थी इट वाज 552, ठीक है ना। पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा के सदस्य की जो चुनाव लड़के जीत कर जाते हैं या फिर नॉमिनेटेड 2 मेंबर्स इसमें नॉमिनेटेड है, ठीक है ना, 552 में, तो ये स्ट्रेंथ होती थी पहले, ठीक है। और इसका भी एक डिवीजन है, 530 मेंबर्स स्टेट से इलेक्ट होकर जाने होते हैं, 20 मेंबर्स यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, और जो 2 मेंबर्स हैं दैट विल बी द नॉमिनेटेड पर्सन। कौन से नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे? ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, राइट। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया था कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है उसके 60 इयर्स के बाद में ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये आगे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कंटिन्यूअस चलता रहा और 2014 के इलेक्शन में भी जो जनरल इलेक्शन हुआ, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, उस टाइम में भी 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, एमपीज थे, ठीक है ना, जो कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है वो थे। बट 2019 के जो इलेक्शन हुए जनरल इलेक्शंस, उसके बाद में ये नॉमिनेटेड मेंबर्स आज हमारे पास में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का लोकसभा के अंदर कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको राष्ट्रपति का असेंट मिला 21 जनवरी 2020, राष्ट्रपति ने जिसको स्वीकृति दी 2020 में, और गजेट नोटिफिकेशन जिसका आया, G स्टैंड फॉर गजेट, N स्टैंड फॉर नोटिफिकेशन, ऑन 22 जनवरी, ठीक है ना, गजेट नोटिफिकेशन आ गया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में
जो नॉमिनेटेड मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये फर्दर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी कि आज के दिन आपके पास में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है जो पहले 2 होते थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन अभी खत्म हो चुका है, इसका गजट नोटिफिकेशन आ चुका है और ये 25 जनवरी 2020 से अफेक्टिव हो चुका है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं क्या ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के खाली सिर्फ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में ही रहते हैं, लोकसभा के अंदर ही नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं? जी नहीं, जैसा कि आप जानते हो राज्यसभा के अंदर भी 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, बट वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नहीं है। वो अपने अलग फील्ड के अंदर, जो आर्ट के अंदर, साइंस के अंदर, लिटरेचर के अंदर या फिर सोशल सर्विसेज के अंदर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, वो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में करते हैं, इसलिए उनको नॉमिनेट किया जाता है। अब बात करते हैं क्या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं क्या? जी हाँ, हमारे यहाँ पर आज के दिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार ऐसे 14 स्टेट हैं जहां पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते थे। अभी उनके जो बारे में कोई ऐसा गजट नोटिफिकेशन या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आया है जिससे कि वो फर्दर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 था वो सिर्फ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में है उसके बारे में था। जो ये इसका जो जिक्र आता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स का है, ये आपका आर्टिकल 334 के अंदर ऐसा दिया हुआ है। आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 334 में इसका जिक्र है कि हमारे जो लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। यह वही आर्टिकल है जहां पे रिजर्वेशन के बारे में चर्चा की गई है, चाहे आपकी रिजर्वेशन हो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हो, या फिर यह भी एक किस्म का रिजर्वेशन ही है, आप 2 मेंबर्स को रिजर्वेशन दे रहे हो। तो इस तरह से आप कुछ अलग से हो सकता है, आप में से बहुत या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे इसकी गहराई क्या है। तो हर चीज के बारे में आप डिटेल में पढ़िए। अगर कहीं पर लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चंस आप मैसेज के थ्रू, आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके पास वापस कॉल करेंगे, मैसेज के थ्रू जवाब देंगे। थैंक यू। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.